तो लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था कि एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज का वो पार्ट जो अनऑक्युपाइड है उसका फ्रैक्शन बताओ, दैट इज जिसमें कोई पार्टिकल नहीं है। तो मेरे बेटाओ इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। पूरी 10th तक आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी है वही यहाँ पर यूज होती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि एफसीसी यूनिट सेल का जो फेस होता है वो समथिंग लाइक दिस। ओके बेटा, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है उस क्वेश्चन में उसने इस एक्स का फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन मीन्स अगर एज लेंथ ए है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए, ये पूछा है हमसे। अनऑक्युपाइड स्पेस एक्स है, टोटल एज लेंथ ए है, तो एक्स बाई ए हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। मैं इसको बहुत सिंपल 9-10 के स्टैंडर्ड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मेरे बेटाओ अगर मैं एज लेंथ ए को इसके डायगोनल के थ्रू, फेस डायगोनल के थ्रू मैं निकालूं वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या आएगी? तो फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई थी कि आपको पता होगा a इज इक्वल टू 2√2r। याद आ रहा है बेटा? ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और हाँ, और दूसरी वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो a क्या होगा? तो a होगा r प्लस r, दैट इज 2r प्लस x। दोनों ही एज लेंथ है, इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। ओके बेटाओ, बस अब हमें जो यहाँ पे पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप लोग समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? x इज इक्वल टू a माइनस 2r, है ना बेटा? a माइनस, आप 2r की जगह पे चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। a की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2√2r, ये भी हमने पढ़ी। तो 2√2r माइनस 2r, यहाँ पे अगर आप 2r कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा बेटा? √2 माइनस 1। ओके, और अब आप लोग फ्रैक्शन जानते हो। सो फ्रैक्शन x बाई ए इज इक्वल टू x की वैल्यू 2r √2 माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू वापस पुट कर दो 2r इंटू √2, अलग करके 2√2r को ऐसे लिख सकते हैं, 2r से 2r वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, लोसा वैल्यू आ गई √2 माइनस 1 अपॉन √2। अगर आप इसकी वैल्यूज पुट कर देते हो तो वैल्यू पुट करने पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये फ्रैक्शन आएगा 0.2928 और 29.28% of total edge length is empty, that is unoccupied in FCC. Is that clear बेटाओ? Yes, sir. Great. अब हम जो स्टडी कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप सबको मालूम है, वो हम स्टडी कर रहे थे कि किसी भी एक क्यूबिक सिस्टम में जो यूनिट सेल है 3 टाइप की, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर, इन तीनों में नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, एज लेंथ ए,
पार्टिकल की रेडियस आर, इनके रिलेशंस और इन क्यूबिक यूनिट सेल्स जो हैं इनका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, ये हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, जिसमें हमने 2 यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड को स्टडी कर लिया था। आज हम क्यूबिक सिस्टम की लास्ट यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड की स्टडी करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ साथ देखेंगे। ओके बेटाओ, Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम बात करने जा रहे हैं फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में BCC कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल। इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ये कैसे होता है बेटा, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो आप ये मान लो कि इसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं 4। ये मैं बना रहा हूँ 4 पार्टिकल्स 4 कॉर्नर्स पे, थोड़ा ज्यादा दूर बन गए हैं, मैं इनको पास पास बनाता हूँ। 4 पार्टिकल्स रूम के चारों कॉर्नर ऊपर टॉप पे, और इसके नीचे 4 फ्लोर के भी होंगे, है ना। और इन 8 के बीच में बिल्कुल सेंटर में, रूम के सेंटर में एक और होगा जिसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। पर ये फेस का नहीं है। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, स्पेशली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फेस सेंटर के साथ। ये जो है पार्ट, ये अलग लेयर है, 4 पार्टिकल्स तो जो ग्रीन से मैंने बनाया है वो अलग लेयर है, ठीक है ना। वो इनके ऊपर रखा हुआ है। आप इसको चाहो तो और बेटर ढंग से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, और वो ये है, थोड़ा ध्यान देना, मैं फिर बना रहा हूँ। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इन चारों के ऊपर जो बीच का जगह है उसमें रखा हुआ है। तो इससे आपको एक क्लियर हो गया कि जो ब्लैक से जो मैंने बनाया हुआ है पार्ट, जिसमें 4 इस पे रखे हुए हैं, ये अलग लेयर है, ये लेयर 1 है। ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये दूसरा प्लेन है। ओके बेटाओ, ये सेम प्लेन में नहीं है, ये लेयर 2 है। और आप ऐसे कह सकते हो ये प्लेन 1 है, तो ये प्लेन 2 है, ये दूसरा प्लेन है, सेम प्लेन में नहीं है ये एटम्स। तो रेड मार्कर से मैंने बनाया है वो उन चारों बॉल्स के ऊपर रखा हुआ है। ओके बेटाओ, और इस सेंटर वाले पार्टिकल जो है इसके ऊपर फिर 4 बॉल रखी होंगी, जो नीचे वाले प्लेन की चारों बॉल्स के सीध में होंगी। जैसे आप मान सकते हो जो छत के कॉर्नर्स होते हैं आपके रूम के, जो छत के कॉर्नर है, तो ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ये लेयर 3 है, दैट इज ये प्लेन 3 है। ये 3 प्लेन हो गए अलग अलग, अलग अलग प्लेन्स में ये पार्टिकल्स। अगर आप इसको इन पार्टिकल्स के सेंटर को, जिनको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, वो लेते हुए अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो ये समथिंग ऐसा बनेगा। ध्यान देना, मैंने जो ब्लैक मार्कर से बनाए हुए हैं वो ये 4 हैं, 1 2 3 4, ये चारों के सेंटर हैं, जिसको मैंने लेयर 1 कहा है, प्लेन 1 कहा है। इन चारों पार्टिकल्स को समझ में आ रहा है बेटाओ? ये चारों पार्टिकल्स प्लेन 1 के हैं, पहले प्लेन के हैं। इसके आगे जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाए हैं 4 पार्टिकल्स, जिनके सेंटर ये मैं शो कर सकता हूँ यहाँ पर, ये इसका का अलग प्लेन है, इनके ऊपर है ये प्लेन जिसको मैंने 3rd कहा है। और इसके बीच में रेड मार्कर से जो बनाया है वो इन चारों के बीच में होगा यहाँ पर।
बॉडी के सेंटर में। अब पिक्चर क्लियर होगी बेटा। तो थर्ड पार्टिकल कहाँ होगा, ये अलग प्लेन में होगा जिसको मैंने प्लेन 2 कहा है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप ये इमेजिनेशन नहीं करोगे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती रहेगी। अब आप ध्यान दीजिए, जो लेयर 1 के चारों पार्टिकल बेटा वो क्या आपस में टच कर रहे हैं? नो सर। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एज लेंथ होगी वो एज लेंथ ए विल नॉट बी इक्वल टू 2r, बल्कि इससे ज्यादा होगी। अरे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मैं इन पार्टिकल्स को एक एक शो कर रहा हूं बस। और ऊपर के भी चारों पार्टिकल आपस में प्लेन के ब्लू वाले जो है वो भी टच नहीं कर रहे आपस में। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे टच कौन कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट टच को देखूं तो ऊपर के पार्टिकल सेंटर वाले को टच कर रहे हैं, नीचे के प्लेन के चारों पार्टिकल वो भी सेंटर को टच कर रहे हैं, है ना बेटा? वेरी गुड। अब आप देखो कि ये पीछे वाले कॉर्नर का पार्टिकल, मैं इसको ए लिख रहा हूं, पार्टिकल ए। ये पार्टिकल जो ए होगा, ये पार्टिकल भी टच कर रहा होगा इस सेंटर वाले पार्टिकल को, और ये पार्टिकल जिसको मैं सी कह रहा हूं यहाँ पे, ये पार्टिकल भी टच कर रहा होगा इस सेंटर वाले पार्टिकल को। अगर पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचता हूं तो मेरे बेटाओ एक बॉडी डायगोनल बनेगा, जहां पर ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इसकी जो AC की लेंथ होगी वो R R R R दैट इज 4R होगी। लेकिन ये बॉडी डायगोनल है, इसीलिए अगर एज लेंथ इसकी ए है जो कि नॉट इक्वल टू 2R है बट ए है, तो इसका बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3a। तो मैं यहाँ पर दो तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। पहला मैं कह सकता हूँ कि AC इज बॉडी डायगोनल सो इट विल बी इक्वल टू √3a। ये हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको पता है। और अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AC देखूं तो इट विल बी इक्वल टू 4R, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं तो एक टोटल होगा 4R। सो इन दोनों बातों से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि √3a इज इक्वल टू 4R। इस तरह से मुझे A और R का रिलेशन पता लग गया। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल जो BCC को बना रहे हैं। BCC यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या है? ओके बेटा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है बताया हुआ है मैंने आपको। बेटाओ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑलवेज कौन सी दी जाती है? दो पार्टिकल जो टच कर रहे हैं, जो दो पार्टिकल टच कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिर आपस में टच करेंगे तो 2R होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज ऑलवेज 2R, जिसको मैंने D कहा हुआ है। जैसे इस ए पार्टिकल का नियरेस्ट पार्टिकल जो होगा, नियरेस्ट नेबर होगा, वो होगा सेंटर वाला पार्टिकल, क्योंकि डायरेक्ट टच कर रहा है, इससे नजदीक और कोई नहीं होगा। तो ये जो पार्टिकल सेंटर वाला है इसको अगर मैं बी कहूं तो बी इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए। पार्टिकल ए का नियरेस्ट नेबर कौन है? बी है। ओके बेटाओ, तो डिस्टेंस कितनी होगी ये? 2R। तो मैं यहाँ पर अगर ए से रिलेशन निकालना चाहूँ इसका तो मैं कह सकता हूँ सो
d इज इक्वल टू 2r है, तो आप लोग यहाँ पे और इसको सिंपल वे में लिख सकते हो कि ये 4r में से 2r को आप बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 2/√3d। मैंने यहाँ पर 2r की जगह पर लिख दिया d, 2 आ गया बाहर, 2 इंटू 2r को लिख दिया d, तो 2/√3। इज दैट क्लियर? It is the relation between edge length and distance of nearest neighbor. ओके बेटाओ, और अगर आप इसको a के टर्म्स में लिखना चाहते हो, नाउ इट बिकम्स √3a/2। अब बताओ मुझे डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये आप बताओ मुझे। बोलो बेटाओ कितनी होगी? पहले तो ये पहचानो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे नियरेस्ट नेबर बी होगा विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में इसका नियरेस्ट नेबर बी का आ जाएगा, सेंटर वाला पार्टिकल। अब ए के रेस्पेक्ट में ए का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा बेटा? नहीं बेटा, ये बी जो पार्टिकल मैंने लिया है वो तो है नेक्स्ट, नहीं है, नियरेस्ट नेबर है। ए के सबसे नजदीक वाला ये बी पार्टिकल हो गया, सेंटर वाला। अब मैं कह रहा हूं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मतलब जो इससे दूर हो लेकिन औरों से पास हो। तो इससे दूर वाले होंगे जो इसके साथ कॉर्नर पर जुड़े हुए, ये वाले पार्टिकल। ओके बेटा, जो डायरेक्ट तीनों एक्सिस पर इससे टच कर रहे हैं, इन पार्टिकल्स को मैं यहाँ पर पार्टिकल नंबर देना चाहूँ तो पार्टिकल नंबर भी कह सकता हूँ 1 2 3। पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की तरफ जो इसके एजेस पे हैं वो तीनों इसके नेक्स्ट होंगे, और एज लेंथ कितनी है ए, तो नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू ए के टर्म्स में। वेरी गुड। इसके बाद अगर आपसे मैं पूछता हूं डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब अब इससे भी दूर कौन सा पार्टिकल होगा? बोलो बेटा हो। इसके आगे नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा वो होगा सेम फेस पर, अपोजिट फेस डायगोनल पर। मतलब मैं पार्टिकल यहाँ पे कहना चाहूं तो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ये वाले पार्टिकल्स जो बॉडी डायगोनल पर नहीं, फेस डायगोनल पे है, इसी के सामने फेस डायगोनल पे ये वाला पार्टिकल भी होगा, और इसी तरह इसके पीछे वाले फेस पर ये वाला पार्टिकल भी होगा। तो ये जो पार्टिकल है तीन, इनको मैं एक्स वाई जेड बोल देता हूं। तो ये पार्टिकल जो एक्स वाई जेड है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर थे पार्टिकल नंबर 1 2 3। ओके बेटा, तो ये कितना होता है? ये होता है √2a, फेस डायगोनल है। और जो सी पार्टिकल है ये सबसे ज्यादा दूर होगा ए से, बॉडी डायगोनल पर है। ये लास्ट बचा हुआ है, टोटल 8 पार्टिकल तो होते ही है, एक की रेस्पेक्ट हम देख रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसके आगे फिर एक जोड़ दो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, 3 बार हो गया। तो इन लैंग्वेज में कभी कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर,
जो नियरेस्ट था उसके आगे वाला, फिर उससे आगे वाला, और सबसे दूर जो लास्ट में है। ये कितनी होगी अब डिस्टेंस √3 है। तो ए के टर्म्स में नियरेस्ट नेबर कौन सा है, उसकी डिस्टेंस वो हमेशा ऑलवेज जो डायरेक्ट टच करता है वही होता है, तो वो फिक्स है 2r। तो यहाँ पर केवल हर यूनिट सेल में एक ही चीज फिक्स होती है, वो होती है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d इज ऑलवेज 2r, क्योंकि डायरेक्ट टच वाला है। बाकी जो है ये वेरिएबल है, जैसे बीसीसी में वैल्यूज ये आ रही है, एफसीसी में कुछ और आएंगी, और सिंपल क्यूबिक में कुछ और आएंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा है, सी पार्टिकल, जिसको हमने सी कहा हुआ है। कितनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? तो लैंग्वेज आपसे पूछेगा, उस लैंग्वेज का मतलब क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो आप ये ध्यान रखना वो किस वैल्यू को पूछ रहा है। चलो अब हम इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके सामने और बड़ा प्यारा हो जाएगा। वो चीज अभी हमने एफसीसी में नहीं की है, वहां भी करेंगे, ठीक है ना? कि अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं। कौन सा होगा ये तो आपने काउंट कर लिया, पर ये नियरेस्ट नेबर कितने होंगे ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके बेटा हो, तो वो काउंट करने के लिए मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा, बट अभी हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताओ बेटा पैकिंग फ्रैक्शन किसका होगा, इसका कितना होगा यूनिट सेल का? डेटा हो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, बताया था मैंने आपको, 4/3πr³, एक पार्टिकल का वॉल्यूम इनटू जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³। याद आ रहा है? तो 4/3 इंटू πr³ इंटू जेड कितना होगा यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड में? इस बॉडी से, हाँ बॉडी सेंटर्ड की रैंक क्या होगी कि इसमें 8 पार्टिकल कॉर्नर पर, एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, उसका पूरा फ्रैक्शन लिया जाएगा। टोटल कितना हो गया 2, तो इंटू 2 अपॉन a³। अब a को r के टर्म्स में लिखो, a कितना है 4/√3r, तो a³ कितना हो जाएगा 64/3√3r³। एम आई राइट? आपको a³ करना है। संचेत ठीक है ना? यस सर। ओके बेटा, अब मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ कैलकुलेट। 3 से 3 1 टाइम कैंसिल, 4 से 16 टाइम्स कैंसिल, 2 से 8 टाइम्स कैंसिल, √3 पहुंच गया ऊपर, r³ से r³ कैंसिल, तो ये हो गया फ्रैक्शन इज इक्वल टू √3π/8। एम आई राइट? यस सर। अब बताओ √3π/8 इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.68, जिसे आप लोग बोल सकते हो 68%। एनी प्रॉब्लम बेटा हो? वेरी गुड। अब हम इसके आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो रही हमारी कैलकुलेशन, प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट की थी, ए और डी और रेडियस ऑफ पार्टिकल आर।
इनके रेशंस, पैकिंग फ्रैक्शन और नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटसेट्रा, ये जो डिस्टेंस थी वो। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तीनों यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, मतलब कितने पार्टिकल उसको टच करेंगे सराउंडिंग में, कितने पार्टिकल नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे, ये हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और ये हम मैं कर रहा हूँ तीनों यूनिट सेल्स के लिए, तो मैं इस पार्ट को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, और एक हम लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। बस दो की कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाकी तो आप लोगों को अपने पता लग जाएगा कैसे करते हैं, तरीका सीखो आप। ये मैं करने जा रहा हूँ कैलकुलेशन अलग अलग यूनिट सेल्स में। पहले यूनिट सेल में यहाँ पे लेता हूँ बेटा वो सिंपल क्यूबिक, और ये यूनिट सेल्स में यहाँ पे सिंपल क्यूबिक जो है वो थोड़ी ज्यादा बना रहा हूँ जिससे पता लग जाए। तो मेरे बेटा वो सिंपल क्यूबिक में हर कॉर्नर पे पार्टिकल था, आपको याद हो, और ये सारे पार्टिकल कॉर्नर वाले आपस में टच कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने जो होगा ये टच करेगा, इधर ये टच कर रहा होगा, नेक्स्ट यूनिट सेल का ये भी टच कर रहा होगा, इसके सामने जो यूनिट सेल होगी वो भी टच कर रहा होगा, इसके नीचे वाला ही टच कर रहा है तो इसके ऊपर वाला भी टच कर रहा होगा बेटा वो। तो नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 6। किसमें? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। इज दैट क्लियर? बेटा बात क्लियर हो गई? अरे भाई, ये जो पार्टिकल कॉर्नर पे है, इस पार्टिकल से एजेस निकल रही होंगी ऐसे तीन, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। ये तीनों यूनिट सेल के कॉर्नर्स होंगे, और सिंपल क्यूबिक में सारे पार्टिकल आपस में टच करते हैं, तो इसके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एजेस आएंगी उनके पार्टिकल्स ऊपर नीचे की तरफ आएंगे वो, और जो आपके हाइट पे आएंगे वो। 6 पार्टिकल हो गए ना? Yes, sir. अब क्लियर हो गया? अब इसके आगे चाहो तो आप डायग्राम जो मैंने पहले दिन बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, वहां पे मैंने 8 यूनिट सेल बनाई थी, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल नियरेस्ट नेबर ही काफी है इसको पता करना कितने हैं। लेकिन अगर इसी तरह से आप बनाते हो अब बॉडी सेंटर, तो मेरे बेटा बॉडी सेंटर में क्या बताया मैंने आपको कि जो बॉडी के सेंटर वाला है वो पार्टिकल नीचे की लेयर के 4 पार्टिकल्स को और ऊपर की लेयर के 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है ना। तो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड में नियरेस्ट नेबर्स हो जाएंगे 8। ओके बेटा? और फेस सेंटर में फेस वाला पार्टिकल जो होगा एफसीसी में, जो सेंटर में फेस के में है, वो फेस के जो ये कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को टच करता है, बस इन्हीं पार्टिकल्स को। एक ही फेस के, ये अब दूसरे फेस से तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता, एक फेस तो एक ही होता है। तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे नियरेस्ट नेबर्स एफसीसी में? 4। ओके, पर यही बस कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इस एफसीसी में नियरेस्ट नेबर्स होते हैं 12, 12। यही बस हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये चीज कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं।
ओके बेटाओ, तो इस बात की स्टडी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग, वहां पर हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नियरेस्ट नेबर्स एफसीसी में कितने होते हैं? 12। ये आपके इस डायग्राम से क्लियर अभी नहीं होगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया? इसको हम ड्रॉप करें, इस पार्ट को हम बताएंगे क्लोज पैकिंग में कि लेयर्स आपस में कैसे इकट्ठी होती हैं और किस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स में आप केवल बीसीसी पे फोकस करो। अभी हमने बीसीसी पे फोकस किया तो हमने क्या देखा था बेटा? बॉडी सेंटर्ड पे। बीसीसी के केस में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन से थे? ये बॉडी सेंटर्ड है, इसके ये वाले पार्टिकल सारे कौन से थे? नियरेस्ट नेबर्स। ऐसे हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल ए के रेस्पेक्ट में बात करो अगर आप, तो इसका नियरेस्ट नेबर ये था, लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या थे? 1, 2 और 3। इन तीनों ही एक्सिस को ए को ऑरिजिन मान के आगे बढ़ा दो, क्योंकि अगली यूनिट सेल से जुड़े हुए होंगे, तो वहां पर भी 3 पार्टिकल होंगे। तो टोटल इस एक के जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे वो होंगे 6। तो बीसीसी में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स होंगे 6। ओके बेटाओ, ये कुछ वो कैलकुलेशन है जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, या आप लोग इस तरह से इमेजिन करो, एक यूनिट सेल की आप स्टडी कर रहे हो, बट उस यूनिट सेल का पार्टिकल्स और भी यूनिट सेल के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में या टच में हो सकता है, तो आपको इसे 3 डायमेंशनली इमेज आपका इमेजिन करना पड़ेगा। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो यहाँ पर केवल ये एफसीसी वाला पार्ट हम जरूर आगे पढ़ेंगे और भी सेल्स में, बाकी इसको आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो क्यूबिक में। और एक लास्ट पार्ट, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया था, इस लेक्चर में मैंने उसको सॉल्व किया कि फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड एज कितना होगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड एज इन बीसीसी, इसमें कितना होगा बेटा? तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग उसको चेक कर लेना। 13.4% ऑलमोस्ट। ओके बेटाओ, मतलब फ्रैक्शन में कहोगे तो आप 0.134। ये आप लोग खुद अपने घर पर फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्स मान करके, एक्स अनऑक्युपाइड है, बाकी एज लेंथ और आर के रिलेशन की हेल्प से हम एक्स बाई ए पता कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। इसके आगे अब बहुत प्यारी सी बात आपको बताने जा रहा हूं, एक दूसरे एंगल से आप सोचो तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, किसी क्यूबिक यूनिट सेल में अनऑक्युपाइड स्पेस कितना है, उस अनऑक्युपाइड स्पेस का वॉल्यूम कितना है, इसको हम कह सकते हैं और एम्प्टी स्पेस। पूरी यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस कितना है? तो मेरे बेटा हो, वेरी गुड, आपको पैकिंग फ्रैक्शन आपने निकाला था। पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्युपाइड स्पेस है, तो टोटल में से ऑक्युपाइड को माइनस कर दो, अनऑक्युपाइड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्टी स्पेस
इन सिंपल क्यूबिक में कितना होगा 100 माइनस 52.33% ऑक्यूपाइड स्पेस था, तो कितना हो जाएगा बेटा 47.67% एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी अभी हमने पढ़ा 68% ऑक्यूपाइड, माइनस कर दो 32%। अभी हमने पढ़ा एफसीसी में ऑक्यूपाइड स्पेस कितना था 74%, तो एम्प्टी कितना होगा 26%। इससे क्लियर हो गया कि जब स्फेरिकल पार्टिकल्स क्रिस्टल बनाते हैं तो इनमें अनऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज एम्प्टी स्पेस भी बचता है, और उन एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉइड्स की स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान देना बेटा। ओके, इस लेक्चर में इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में वॉइड्स स्टडी करते हैं।